नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप मुझसे सुन रहे हैं कहानी उत्तर प्रदेश की सरकार की। राजनीति का पहला और अंतिम लक्ष्य होता है सत्ता। न पाप, न पुण्य, न धर्म, न अधर्म, सब कुछ नीति है और यही राजनीति है। पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से शुरू होकर यूपी की राजनीति चौधरी चरण सिंह तक आते आते सिद्धांतों से अलग सत्ता सिद्धि तक आ पहुंची थी। इस दौर ने ऐसी नींव रखी जिसने उत्तर प्रदेश को दशकों चैन की सांस नहीं लेने दी। हर कोई सरकार है, बदला हुआ परिवेश है। ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है। सरकार केवल सत्ता और सियासत की कहानी नहीं, बल्कि उन घटनाओं और उन शख्सियतों की कहानी जो सियासत की दिशा को निर्धारित करते हैं। और जब बात यूपी की हो भैया, तो किरदार ऐसे ऐसे होते हैं जो पुराना और तय ज्योमेट्री ज्योग्राफिया पल में बदल देते हैं। 1969 के चुनावों तक आते आते यूपी में यही हो रहा था। ये भूमि उत्तर प्रदेश है। 1969 में कांग्रेस बहुमत से दूर रही पर सरकार बना ली। सरकार चली 1 साल से कुछ कम। फिर चौधरी चरण सिंह की सरकार आई 225 दिन की। इसके बाद फिर लगा राष्ट्रपति शासन। लेकिन 17 दिन बाद ही सरकार बन गई। सीएम बने त्रिभुवन नारायण सिंह। 167 दिन बाद ये सरकार भी नहीं रही। अब सीएम बने कमलापति त्रिपाठी। कुल 2 साल 69 दिन के लिए। फिर लगा राष्ट्रपति शासन। 148 दिन बाद जब फिर बनी सरकार तो मुख्यमंत्री बने हेमवती नंदन बहुगुणा। उसके बाद तत्काल चुनाव होने वाले थे और चुनाव में एक दौड़ भाग करने वाले युवा मुख्यमंत्री की ज़रूरत थी। इसलिए हेमवती नंदन बहुगुणा का नाम पंडित उमाशंकर दीक्षित के कहने पर पंडित कमलापति जी ने इंदिरा गांधी को सुझाया था। 5वीं विधानसभा में अब तक 4 मुख्यमंत्री बदल चुके थे और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका था। लेकिन मुख्यमंत्रियों की कहानी का बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। इंदिरा गांधी से नाराज चल रहे पहाड़ी नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को दिल्ली से यूपी भेज दिया गया और बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया गया था। इंदिरा गांधी स्वयं में इतनी मजबूत नेता थी कि वे शायद ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने पीछे भी कोई सेकंड लाइन के नेता नहीं देखना चाहती थी। बहुगुणा के बारे में ये कहा जाता था कि अगर उनकी लोकप्रियता इसी तरह से बढ़ती गई तो वह एक दिन प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। तो ऐसे में उनकी लोकप्रियता की वजह से उन्हें मुख्यमंत्री तो बनाया गया। बहुगुणा भेजे गए थे इसलिए कि केंद्र से उनके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि वो बड़े और जनाधार वाले नेता थे। लेकिन बात बिगड़ गई संजय गांधी को लेकर। संजय गांधी की जो छवि बन रही थी, उस छवि से हेमवती नंदन बहुगुणा अपने को नहीं जोड़ना चाहते थे। इंदिरा गांधी से तो जुड़े हुए थे वो। 1976 का एक किस्सा है। मथुरा का एक जनसभा होती है। जनसभा की समाप्ति के बाद एनडी तिवारी संजय गांधी के जूते खोज करके लाते हैं और उनको पहनाने का प्रयास करते हुए एक फोटो में दिखते हैं। तो इस प्रकार की तवक्को कल्पना है आप बहुगुणा जी से नहीं कर सकते थे। ऐसा भी हुआ कि उसूल टकराए। संजय गांधी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे हेमवती नंदन बहुगुणा को। इंदिरा गांधी यही चाहती थी कि इनको हेमवती नंदन बहुगुणा संजय गांधी को लेकर, ये खुद बहुगुणा के अपने इंटरव्यू की बात मैं बतला रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जब राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने लगे तो बहुगुणा जैसा कद्दावर नेता इस्तीफा दे देना चाहता है। इस्तीफा दिया उन्होंने, उन्हें मनाया गया। बहरहाल एक बार कुर्सी छोड़ी तो मना लिए गए।
अगले ही दिन यानी 5 मार्च 1974 को कुर्सी पर फिर वापसी हो गई। लेकिन तब तक काफी कुछ बदल रहा था। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण सत्ता परिवर्तन के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दे चुके थे। जेपी आंदोलन की आंच से बहुगुणा ने यूपी को काफी हद तक बचाए रखा था। मैंने बहुगुणा जी से पूछा, उत्तर प्रदेश में जो जेपी आंदोलन है उसको आपने फैलने से कैसे रोका? उन्होंने कहा कि देखो, मैंने जिलाधिकारियों को, एसपी को और उसके ऊपर के अफसरों को बुलाया और हमने कहा कि अगर किसी विद्यार्थी को, किसी आंदोलनकारी को कहीं भी एक लाठी लगी तो मैं आपको खा जाऊंगा, यानी आपकी नौकरी नहीं रहेगी। 25 जून 1975 को देश पर आपातकाल थोप दिया गया। बहुगुणा इस फैसले से बहुत आहत थे, लेकिन कांग्रेस में वो तब भी बने रहे और दबाव में सरकार चलती रही। आखिरकार उन्हें इस्तीफा देने को कह दिया गया। 29 नवंबर 1975 को बहुगुणा ने इस्तीफा दे दिया। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 52 दिन तक यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा रहा। इस बीच हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के सीएम बदले गए। इस फैसले में मुख्यमंत्रियों के चुनाव पर संजय गांधी की पसंद साफ झलक रही थी। यूपी में भी नए मुख्यमंत्री के तौर पर नारायण दत्त तिवारी को कुर्सी पर बैठा दिया गया। माना जा रहा था एनडी तिवारी भी संजय गांधी की ही पसंद थे। उत्तर प्रदेश में विकास की जो मुख्य धारा शुरू होती है वो एनडी तिवारी के समय में से हुई थी। तो ये सही है कि वो संजय गांधी के इच्छा से आए थे, इंदिरा गांधी की कृपा से आए थे मुख्यमंत्री जी। तो तिवारी जी ने आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान अपने अतिरिक्त विनम्र व्यवहार से, मैं अतिरिक्त विनम्र व्यवहार कह रहा हूं, उसके और शब्द किए जाते हैं, उससे जो उन्होंने संजय गांधी जो समय बहुत प्रभावी थे, उनके यहाँ जो स्थान बना लिया था, बहुगुणा जी अपना स्वाभिमान कायम रखे रहे। तिवारी सरकार 1 साल 99 दिन तक चली और इसके बाद एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। राजनीति के लिहाज से अब तक देश काफी बदल चुका था। जेपी आंदोलन के बाद उपजे हालात का असर यूपी में भी दिख रहा था। विपक्ष जनता पार्टी के नाम से एकजुट हुआ। इमरजेंसी के बाद 1977 में यूपी विधानसभा के नए सिरे से चुनाव हुए। कांग्रेस के पैरों तले जमीन ही नहीं खिसकी, सर से आसमान सिमट गया। जनता पार्टी ने प्रदेश की 425 में से 352 सीटें जीत लीं। कांग्रेस ने जीती केवल 47। जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बनाया गया आजमगढ़ के सांसद राम नरेश यादव को। हालांकि तब तक मुलायम सिंह यादव भी यादव वोटर्स के बीच खासे लोकप्रिय हो चुके थे। मुलायम सिंह 3 बार के विधायक भी थे। मुलायम सीएम नहीं बने, पशुपालन मंत्री बने। अंदर ही अंदर वो ये समझ चुके थे कि चौधरी चरण सिंह अगर चाहते तो वो ही मुख्यमंत्री बनते। खैर, जनता पार्टी की सरकार में भी सब ठीक ठाक नहीं था। 2 साल बाद राम नरेश यादव का भी इस्तीफा हो गया। बाबू बनारसी दास मुख्यमंत्री बने। लेकिन 1 साल बाद फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। जनता पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनने चली थी, लेकिन उसका जो सियासी हश्र हुआ उसने कांग्रेस को संजीवनी दे दी, देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी। 1980 में देश और यूपी के चुनाव हुए और पूरे देश में इंदिरा के नाम की आंधी चल गई। यूपी में कांग्रेस ने 425 में से 309 सीटें जीत ली। जनसंघ से बनी भारतीय जनता पार्टी को 11 सीटें मिली। आपातकाल के बाद की ये बदली हुई कांग्रेस थी। पुराने नेताओं की जगह नई ब्रिगेड तैयार थी। आम चुनावों में यूपी ने लगभग हर बड़े नाम को चुनकर लोकसभा भेजा था। लिहाजा यूपी का मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए था जो पार्टी और परिवार के प्रति समर्पित हो और काम भी कर सके। इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने वीपी सिंह पर भरोसा किया।
इंदिरा गांधी के साथ वीवी गिरी के चुनाव से लेकर और इमरजेंसी तक जो इंदिरा गांधी के साथ खड़े रहे, उसमें जो लोग थे उसमें सबसे ज़्यादा विश्वनाथ प्रताप सिंह अगुवाई कर रहे थे। उस समय जो संजय गांधी के सहयोगी थे, जिसको संजय ब्रिगेड भी कहते थे या अलग अलग विशेषण दिए जाते थे, तो वो दरअसल वीपी सिंह उस ब्रिगेड की खोज थी। जब 1980 में विधानसभा के चुनाव हुए तो उसके बाद सारे विधायकों ने सर्वसम्मति से संजय गांधी को मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त कर दिया। सब लेकर के फिर इंदिरा जी के पास गए। इंदिरा जी ने संजय गांधी को मना कर दिया कि वो मैं उनको यूपी नहीं भेजूंगी। फिर संजय गांधी की पसंद वीपी सिंह बने, चूँकि बहुगुना भी कांग्रेस छोड़ चुके थे, और उसी के बदले इतने शुक्रगुजार रहे उम्र भर वो इंदिरा जी के कि एक जूनियर पॉलिटिकल लीडर होने के नाते भी सबसे बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी इंदिरा जी ने उनको सौंपी। लेकिन वीपी सिंह के लिए यह कुर्सी कांटेदार थी। 49 मंत्रियों में से उनके चुने हुए केवल 6 मंत्री थे। जातीय दरारों को भी वीपी सिंह पाट नहीं पा रहे थे और वो इस बात से बेहद परेशान थे कि 180 विधायकों समेत उनके आधे मंत्रिमंडल पर आपराधिक मामले थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 9 बार मंत्रिमंडल में फेरबदल जरूर किया, लेकिन उन्हें अहम बदलाव करने की इजाजत नहीं दी गई। मुख्यमंत्री रहते वीपी सिंह कांग्रेस के नेताओं के रवैये पर भी सवाल उठा दिया करते थे। यही कारण था कि कांग्रेस के कई सांसद उनके पक्ष में नहीं थे। बहरहाल विश्वनाथ प्रताप सिंह इंदिरा गांधी के पसंदीदा थे तो सरकार चलती रही। जब ये मांडा के राजा थे उस समय भी इन्होंने विनोबा के और जयप्रकाश नारायण के जो भूदान आंदोलन था उसमें अपनी ज़मीन का बड़ा हिस्सा उन्होंने सर्वोदय में भूदान में दान दे दिया था, जिसको लेकर के इनकी प्रसिद्धि हुई। और राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, ये नारा उनके चुनाव अभियान का मुख्य हिस्सा भी बना। उस दौरान बुंदेलखंड में डाकुओं का बड़ा आतंक था और ये वीपी सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। वीपी सिंह ने ऐलान कर दिया था कि अगर डाकुओं से यूपी को मुक्त नहीं करा पाया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। पर डाकुओं का आतंक बेकाबू हो रहा था। फूलन देवी ने फरवरी 1981 में बेहमई हत्याकांड को अंजाम दिया। 21 ठाकुरों की हत्या कर दी। मार्च 1982 में वीपी सिंह के भाई और भतीजे की हत्या डकैतों ने कर दी। वीपी सिंह के भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज थे। 28 जून 1982 को डकैतों ने कानपुर और मैनपुरी में 21 लोगों का नरसंहार कर दिया। इस हत्याकांड से वीपी सिंह इतने विक्षुब्ध हुए कि उन्होंने सीएम पद से त्याग पत्र दे दिया। वीपी सिंह ने इससे पहले 2 बार और इस्तीफे की चिट्ठी लिखी थी। पहली बार जब सितंबर 1980 में मुरादाबाद और अलीगढ़ में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, पर तब इंदिरा गांधी ने इस्तीफा अस्वीकार कर दिया था। और दूसरी बार जब नवंबर 1981 में राधे संतोषा गैंग ने मैनपुरी में 24 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। तब पुलिस ने समय रहते राधे और संतोषा को गिरफ्तार कर लिया और 1 महीने में 50 डकैतों को मौत के घाट उतार दिया। पर इस बार वो इस्तीफे पर डटे रहे और आखिरकार वो स्वीकार भी हो गया। वीपी सिंह के इस्तीफे के बाद श्रीपति मिश्र को मुख्यमंत्री बनाया गया। वीपी सिंह केंद्र की राजनीति में लौट गए और एक बार फिर केंद्र में मंत्री बना दिए गए। श्रीपति मिश्र जनाधार वाले ब्राह्मण नेता थे जो जज से गांव प्रधान और फिर सक्रिय राजनीति में आए थे। श्रीपति ने भी डाकू मुक्त अभियान को आगे बढ़ाया, पर उनकी राजीव गांधी से बनती नहीं थी और तब तक राजीव केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। ये वो दौर है जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कांग्रेस से अलग हो चुका था। चाहे सीबी गुप्ता थे, चाहे बहुगुणा जी थे, चाहे चौधरी चरण सिंह थे, चाहे कमलापति त्रिपाठी थे,
और जूनियर नेताओं में मारा मारी थी। बलराम सिंह यादव थे, वीर बहादुर सिंह थे और श्रीपति मिश्र भी थे। लिहाजा एक तो कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश को ना संभालने की वजह से ये ही एक मुख्य कारण था कि श्रीपति मिश्र भी अपना त्यागपत्र दे दिए। श्रीपति मिश्र की विदाई के बाद बचे कार्यकाल के लिए नारायण दत्त तिवारी को दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई। उनकी एक बहुत व्यापक दृष्टि थी, वो बहुत अच्छे प्रशासक थे, समर्पित प्रशासक थे। एनडी तिवारी को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के 3 महीने बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। आए राजीव गांधी, पार्टी, संगठन सब राजीव गांधी के पास आ गए। इस बीच नई विधानसभा का चुनाव भी हो गया और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से फिर सत्ता में लौट आई। नारायण दत्त तिवारी ने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडी तिवारी को पद संभाले मुश्किल से 1 साल हुआ था जब एक दिन राजीव गांधी यूपी के दौरे पर गए। कहते हैं वहां गोरखपुर के एक नेता से उनकी लंबी बात हुई थी और अगले ही दिन यूपी के इतिहास ने एक और करवट ले ली। राजीव गांधी से वीर बहादुर सिंह की मुलाकात के बाद नारायण दत्त तिवारी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। देखिए, वो उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति के उथल पुथल के दिन थे। एक तो अरुण नेहरू जी उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत बारीकी से संभाले हुए भी थे, देख भी रहे थे और उनका जो एटीट्यूड था उत्तर प्रदेश के या सब राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए वो तानाशाह जैसा था। वो घंटों घंटों मुख्यमंत्रियों को अपने यहाँ बैठाए रखते थे। निसंदेह सबसे लाडले मुख्यमंत्रियों में उनके वीर बहादुर सिंह भी थे। उत्तर प्रदेश के सारे निर्णय अरुण नेहरू करते थे और अरुण नेहरू जो निर्णय करते थे उसको राजीव गांधी केवल हाँ करते थे, उसकी पुष्टि करते थे या मानते थे या ऑर्डर निकालते थे। खैर, वीर बहादुर बन तो गए मुख्यमंत्री, लेकिन उनका कार्यकाल मुश्किलों से घिरा रहा। मुख्यमंत्री के साथ जो कमांडो और शैडो चलने का चलन आम दिखता है, कहा जाता है वो वीर बहादुर सिंह के समय ही शुरू हुआ। उन्हें शौक था टशन दिखाने का। उनसे पहले किसी मुख्यमंत्री के पास ऐसा सुरक्षा बंदोबस्त नहीं था जैसा उन्होंने अपना आभा मंडल बढ़ाने के लिए किया। मैंने बहुगुणा जी के साथ काम किया है, तिवारी जी को करीब से देखा है, चौधरी चरण सिंह जी का तो मैं बहुत ही करीबी रहा हूँ। मैंने कभी 1-2 से ज़्यादा पुलिसकर्मी कभी इन मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ नहीं देखे। उनके कार्यकाल में 37 दंगे हुए। अकेले मेरठ दंगों में 181 लोग मारे गए। 29 संस्थानों ने लंबी हड़तालें की। किसान हितों के लिए महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन हुए और सबसे बड़ा अयोध्या विवाद सुलगने लगा। अयोध्या में जब ताला खुलने का जो आदेश है वो गृह राज्य मंत्री होने के नाते ये उनके दिमाग की उपज थी श्री अरुण नेहरू की। और उसके बाद उत्तर प्रदेश में ऊंचे पैमाने पर आंदोलन शुरू हो गए। एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत विपक्ष के नेता मुलायम सिंह यादव जी ने भी की और वो वहाँ की स्थिति को संभालने में नाकामयाब रहे। लिहाजा उनको वहाँ से हटा करके दिल्ली लाया गया और यहाँ पर मंत्री बनाया गया। वीर बहादुर सिंह की कुर्सी गई तो एक बार फिर से नारायण दत्त तिवारी को ही सत्ता सौंप दी गई। नारायण दत्त तिवारी इसके बाद करीब 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे। पूरा प्रांत व्यापी, पूरा प्रदेश व्यापी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो अच्छा काम हुआ, शुगर मिल्स, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह वगैरह, सड़कें, नहरें, पुल, तो वो तिवारी जी के समय में बहुत अच्छा काम हुआ। इस बीच केंद्रीय राजनीति की उथल-पुथल का असर भी यूपी पर पड़ने वाला था। वीपी सिंह ने पार्टी के भीतर विवाद के कारण कांग्रेस छोड़ दी और राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स का मुद्दा लेकर उतर गए। विपक्षी दलों को जनता दल के बैनर तले लाकर वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। 1989 में यूपी के चुनाव हुए और यहां से कांग्रेस के लिए फिर यूपी में कभी न खत्म होने वाला वनवास शुरू हो गया।
जनता दल ने रिकॉर्ड 208 सीटें जीती। कांग्रेस सिर्फ 94 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी को 57 सीटें मिली। जनता दल को मुख्यमंत्री चुनना था। मामला फंसा था चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव के बीच। वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। तय हुआ विधायकों के बीच मतदान से फैसला किया जाए और बाजी मार ले गए मुलायम सिंह यादव। लोहिया की सोशलिस्ट पॉलिटिक्स, चरण सिंह की किसान राजनीति और वीपी सिंह की बैकवर्ड सियासत के साथ मुलायम सिंह की सियासी ट्रेनिंग तगड़ी थी। वो भारतीय जनता पार्टी जो आज यूपी में समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है, मुलायम सिंह यादव की पहली सरकार उसी के बाहरी समर्थन से बनी थी। केंद्र में वीपी, यूपी में मुलायम सिंह, दोनों में पुरानी अदावत, लेकिन राजनीतिक रास्ते पर नजरें बचाते हुए दोनों साथ साथ चल रहे थे। दोनों ही सरकारों को बीजेपी का समर्थन था। मुलायम सिंह तो वीपी सिंह की वजह से जनता दल का हिस्सा तक बनने को ही तैयार नहीं थे। वो तो जॉर्ज फर्नांडिस ने उन्हें मनाया और कहा वीपी तुम्हारे किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी लोक दल का जनता दल में विलय कराया। मुलायम के लिए बतौर मुख्यमंत्री पहला ही कार्यकाल निर्णायक साबित हुआ। कभी कुश्ती के ऐसे ही दांव के चलते प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नत्थू सिंह ने मुलायम सिंह को अपनी जसवंत नगर सीट सौंप दी थी। उसके बाद मुलायम ने कुश्ती तो नहीं लड़ी, लेकिन दांव खूब आजमाया। मुख्यमंत्री बन चुके थे और अब समय उनके सामने ताल ठोक रहा था। फैसला लेने के मामले में, आम कार्यकर्ताओं से पहुंच के मामले में, कार्यकर्ताओं को मदद करने के मामले में, अपने विरोधियों से निपटने के मामले में उनका कोई सानी नहीं था। वो ज़मीन से उठ करके आए थे। वो बहुत साधारण कृषक परिवार में पैदा हुए थे। अपनी मेहनत के बलबूते पर उन्होंने ये मुकाम पाया। वो निर्भीक थे, निडर थे और कठोर से कठोर फैसला लेने के लिए जाने जाते थे। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा था। अगर मंदिर वहीं बनाएंगे, छोड़ के न जाएंगे। मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए आया हूं, लेकिन मंदिर बनेगा और वहीं बनेगा। केंद्र में वीपी सिंह हल निकालने के लिए विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से बात कर रहे थे, समन्वय कमेटियां बना रहे थे। हिंदुस्तान को बचाना कि दिलों पे जो है वो लकीरें न पड़े, और इसीलिए मैं परसों अयोध्या जा रहा हूं। इसलिए जा रहा हूं कि अभी कोई सूरत निकले, कोई मेल मोहब्बत का रास्ता तो निकले। मुलायम सिंह इसमें खुद को उपेक्षित पा रहे थे, क्योंकि जो मुख्य कमेटी वीपी सिंह ने बनाई उसमें मुलायम को शामिल नहीं किया। दोनों के रिश्ते इस कदर अविश्वास से भरे थे कि वीपी सिंह ने फरवरी 1990 में जिन संतों को अयोध्या जाने के लिए मना किया था, मुलायम ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। खुली हुई फाइल है कि वो राजनीतिक स्तर पर आडवाणी जी की यात्रा निकली और राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ और उसके पीछे पूरा संघ परिवार था, संघ से जुड़े हुए संगठन थे। और यद्यपि कहने के लिए वो विश्व हिंदू परिषद का मूवमेंट था, राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति का मूवमेंट था, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उसमें खुल करके पार्टिसिपेट किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी थी, जिसकी वजह से यूपी में मुलायम सिंह तो केंद्र में वीपी सिंह की स्थिति असहज हो रही थी। तो सवाल मेरे सामने आया कि प्रधानमंत्री के थ्योरियों के अनुसार काम करूं
कि इस धरती का नमक खाया हूं तो उसकी अदायगी करो। जानकार बताते हैं कि इससे वीपी सिंह के मन में एक उदासीनता सी आ गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह एक समय आया जब वो सरकार चलाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि सरकार चलेगी नहीं। तो वो मुद्दे खोजने लगे कि चुनाव के लिए मुद्दे क्या होंगे। वाजपेयी जी और आडवाणी जी ने उस बातचीत में समझ लिया कि ये सरकार चलाने में प्रधानमंत्री की ही दिलचस्पी नहीं है। प्रधानमंत्री तो अब नए चुनाव के लिए अपने मुद्दे तलाश रहा है। तो बीजेपी में भी आत्ममंथन शुरू हुआ कि हमारा नया मुद्दा क्या हो, और उसमें गोविंदाचार्य और प्रमोद महाजन ने लाल कृष्ण आडवाणी से अयोध्या की रथ यात्रा का प्रस्ताव रखा। समाजवादी पार्टी को कुछ भी करना पड़ेगा, ये हर जगह भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को रोकेंगे। मुलायम सिंह को लगता था कि वीपी सिंह साधु संतों से बात करके उन्हें उनकी सरकार के खिलाफ उकसाते हैं, ताकि किसी तरह ऐसा माहौल बने कि उनकी सरकार गिर जाए। कुछ नहीं होता, ये तो एक संविधान में दिया हुआ है। उन्होंने कुछ तो वीपी सिंह और कुछ बीजेपी की राजनीति को जवाब देने के लिहाज से सांप्रदायिक सद्भाव रैली के नाम से पूरे उत्तर प्रदेश में मंदिर आंदोलन के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। 1990 का साल इसी सब उठापटक में बीत रहा था। कभी सुनाई देता था कि अयोध्या को लेकर कोई अध्यादेश तैयार हो रहा है, कभी पता चलता था कि मुलायम सिंह के विरोध के चलते वीपी सरकार अध्यादेश नहीं ला रही है। अध्यादेश का विरोध करके मुलायम सिंह सेक्युलर राजनीति के सबसे बड़े झंडाबरदार बन गए। बहरहाल इस सब के बीच वीपी सिंह ने अचानक 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा कर दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश की चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देने चाहते हैं, मजबूती से देना चाहते हैं। पूरा देश चल उठा था। कलम चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे। बीजेपी ने मंडल के इस दांव के सामने कमंडल की राजनीति की लकीर खींची। लाल कृष्ण आडवाणी ने घोषणा कर दी कि वो 25 सितंबर 1990 से सोमनाथ से राम रथ यात्रा शुरू करेंगे। सोमनाथ से चली है, वो अयोध्या पहुंचे बिना रुकेगी नहीं। तो मेरा अभिप्राय इस रथ से नहीं है, मेरा अभिप्राय अपने से नहीं है, मेरा अभिप्राय इस रथ यात्रा से है, इस रथ यात्रा से अपने सामने देख रहा हूँ, जो 30 अक्टूबर को अयोध्या में खत्म होगी। इसके बाद कार सेवा की जाएगी। नरेंद्र मोदी ने तब इस रथ यात्रा की पूरी मैनेजमेंट की थी। तो ये बहुत ही वैमनस्य का, घृणा का, गर्म राजनीतिक माहौल था। और जब वो सोमनाथ से चलते हैं तो उनके सारथी के रूप में प्रमोद महाजन और श्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं। वो संघ के एक प्रचारक के रूप में, भाजपा के गुजरात के नेता के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध उस समय हो चुके थे और उन्होंने पूरे गुजरात में अच्छे तरीके से मैनेज किया। फिर प्रमोद महाजन भी इसमें उनकी मदद करते रहे, लेकिन देश का वातावरण बहुत घृणा और विद्वेष से भरा हुआ था। मुलायम सिंह का हेलीकॉप्टर रोज कम से कम 3 जिलों में उतरने लगा और वो रैलियों में जोरदार ढंग से कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। मुलायम समय की गति को समझ तो रहे थे, लेकिन राजनीति तो कुछ और ही तैयारी कर रही थी। तय था कि आडवाणी की रथ यात्रा का अंतिम मैदान यूपी की अयोध्या थी।
लेकिन वीपी सिंह ने अयोध्या पहुंचने से पहले ही बिहार में लालू प्रसाद यादव को फोन करके आडवाणी को गिरफ्तार करने की सलाह दे दी। हेलो, कौन? नमस्कार लालू जी, कैसे हैं? मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार, कहिए। यूपी में घुसते ही मुलायम आडवाणी जी को गिरफ्तार करेंगे। अरे तो ठीक है, अयोध्या की राजनीति वही संभाले। लालू जी बात को समझिए, आप ही गिरफ्तार कीजिए, वरना मुलायम को इसका राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। ऐसा है, ठीक है, आडवाणी जी को अभी गिरफ्तार कराए दे रहे हैं। अभी नहीं, रात 2 बजे के बाद ठीक रहेगा। तो जो मुलायम सिंह यूपी में आडवाणी की रथ यात्रा को रोककर मंडल और सेक्युलर राजनीति के हीरो बनने की तैयारी कर चुके थे, वो क्रेडिट वीपी सिंह की सलाह के बाद लालू प्रसाद यादव ले गए। खैर, रथ यात्रा तो रुक गई, लेकिन कार सेवक अयोध्या में 29 अक्टूबर 1990 से ही पहुंचने लगे। तो ऐसा लग रहा है कि कार सेवा रुक नहीं सकती, चाहे इसको संत महात्मा रोके, चाहे नेता लोग रुके। मुलायम सिंह ने पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था की थी, लेकिन कई नेता, जिनमें अशोक सिंघल भी शामिल थे, भेष बदलकर पहुंच गए, मगर कार सेवा नहीं छोड़ी। आपका कहना है कि आप किसी भी हालत में आपकी कार सेवा नहीं छोड़ेंगे? हम किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। 30 अक्टूबर को अचानक अयोध्या में जगह जगह से कार सेवक निकलने लगे और विवादित स्थल तक पहुंच गए। नारेबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिसमें कई लोगों को चोटें पहुंची, कुछ लोगों के मारे जाने की खबर आई। मुलायम सिंह ने यह दावा किया कि विवादित स्थल में किसी को भी घुसने नहीं दिया गया। राम तो सबके नाम पर आज भी है, मेरे जवान पर नहीं है क्या? ये तो एक ही अफवाह और कुप्रचार है। क्या मैं राम का विरोधी हूँ या मंदिर का विरोधी हूँ? मैं मंदिर बनाने के पक्ष में हूँ, मैं राम के खुद ही मानने वालों में हूँ। हालांकि देश भर में इस घटना के बाद हिंसा भड़की, जिसमें 35 लोगों की जान गई, 30 शहरों में कर्फ्यू लगा। वीपी सिंह ने मुलायम सिंह से इस पर स्पष्टीकरण मांगा। मुलायम का दावा था कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कार सेवक अयोध्या में जगह जगह मौजूद थे। फिर आई 2 नवंबर की तारीख। एक बार फिर विवादित स्थल की ओर कार सेवकों का रेला चल पड़ा। इस बार मुलायम सिंह ने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। कई लोग बुरी तरह घायल हुए, कई लोगों की जान चली गई। अयोध्या रक्त से लाल हो गई। मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के संरक्षक थे। ये मामला अदालत में विचाराधीन था। जब तक अदालत का फैसला ना हो, मंदिर मस्जिद का स्थान की स्पष्ट घोषणा ना हो, तब तक उस ढांचे को सलामत रखने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी थी। वो उनकी राजनीतिक मजबूरी का वो काल है, और वो राजनीतिक निष्ठा का सवाल नहीं है। उस राजनीतिक मजबूरी में उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर उनके पास विकल्प होता, मान लीजिए, तो वो कल्याण सिंह से बड़े हिंदू नेता होते। अयोध्या में गोलीकांड के बाद बीजेपी और कई हिंदूवादी संगठनों ने उन्हें मौलाना मुलायम सिंह कहना शुरू कर दिया। एक लकीर खिंच गई। बीजेपी ने केंद्र में वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वीपी सिंह की सरकार गिर गई। केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार बनी, जिसे कांग्रेस ने समर्थन दिया। मुलायम सिंह ने तुरंत पाला बदला और चंद्रशेखर के साथ हो लिए। कांग्रेस ने यूपी में मुलायम सिंह सरकार को सपोर्ट कर दिया। इस तरह उन्होंने अपनी सरकार यूपी में बचाए रखी। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अयोध्या मुद्दे को प्राथमिकता से हल करने के प्रयास किए। एक समय लगने लगा था कि शायद कोई हल निकलने वाला है, लेकिन तभी राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने उनकी सरकार पर जासूसी कराने का आरोप लगाते हुए समर्थन वापस ले लिया। केंद्र की चंद्रशेखर सरकार गिर गई और यूपी में कांग्रेस नई चाल चलने की तैयारी में थी।
form this government because I have not the support. You say that you will extend this support. If you have any problem, let me know. I shall try to fulfill or to solve that problem. If there is any difficulty, I shall explain to you. And if you do anything pinpricking, I shall resign the same moment. कांग्रेस मुलायम सरकार को गिराकर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती थी ताकि अगले चुनाव की तैयारियों का समय मिल सके, लेकिन यह खबर किसी तरह मुलायम सिंह को लग गई। उन्होंने अगले दिन कांग्रेस की समर्थन वापसी की घोषणा से पहले ही तड़के राज्यपाल को इस्तीफा देकर अगली व्यवस्था तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का वरदान पा लिया। कांग्रेस तब हाथ मलती रह गई थी। 1991 के चुनाव मंडल और मंदिर की बुनियाद पर लड़े जा रहे थे। मंडल का चेहरा यूपी में मुलायम सिंह बने हुए थे। मंदिर की राजनीति में भी विरोध का सबसे तीखा स्वर उनका ही था। बीजेपी ने बहुत होशियारी से इसकी काट तलाशी। ओबीसी वर्ग से आने वाले कल्याण सिंह को यूपी में चुनावों की कमान का सेनापति बनाया और मंदिर आंदोलन का वैचारिक रथ भी उन्हीं को थमा दिया। कल्याण सिंह ने जिस शैली में प्रचार किया, उससे उनकी फायर ब्रांड हिंदू हृदय सम्राट की छवि बनी। हालांकि बीजेपी के प्रचार में सबसे बड़ा वादा गुड गवर्नेंस का होता था। कल्याण सिंह मुलायम सिंह यादव की उस राजनीति की काट थे जो बीजेपी की मंदिर राजनीति के खिलाफ मुखर थी। इतिहास लिखेगा कि भारतवर्ष में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में हुआ जिसने व्यक्तिगत ईर्ष्या द्वेष के कारण अपनी ही पार्टी को जमींदोज कर दिया। चूंकि लोकसभा के चुनाव भी साथ साथ चल रहे थे, तो वहां भी मंडल कमंडल का मुद्दा छाया हुआ था। इसी बीच प्रचार के दौरान तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या हो गई। चुनावों को स्थगित करना पड़ा। नई तारीखों के साथ फिर चुनावी संग्राम छिड़ा। मुलायम सिंह पिछड़ों और मुसलमानों के नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे, तो कल्याण सिंह पिछड़ों और हिंदुओं के नेता के तौर पर उभरे। अयोध्या में कार सेवकों पर चली गोली की गूंज चुनाव प्रचार में खूब सुनाई दी। चुनाव के नतीजे आए। यूपी के इतिहास ने नई करवट ली। पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था। बीजेपी को 221 सीटें मिली, जनता दल को मिली 92 सीटें और कांग्रेस को 46। चुनावों में बीजेपी की बारात लेकर कल्याण सिंह निकले थे, लिहाजा बहुमत से जीत मिली तो सेहरा भी उन्हीं के सर पर बांधा गया। ईश्वर की शपथ लेता हूं। कल्याण सिंह ने अपने कार्यकाल में एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया था। फैसला था नकल अध्यादेश को लागू करने का। दरअसल गोरखपुर के फिजिक्स लेक्चरर राजनाथ सिंह कल्याण सिंह सरकार में शिक्षा मंत्री थे। नकल अध्यादेश लाना उन्हीं का निर्णय था, जिसमें नकल करना और कराना दोनों संज्ञेय और दंडनीय अपराध थे। इस मुद्दे पर खूब राजनीति चमकी थी। मुलायम सिंह ने भी इसे खूब उछाला था और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए थे। कल्याण सिंह का मुख्यमंत्री बनना नियति का एक ऐसा खेल था जिसमें उनकी अभी सबसे बड़ी भूमिका बाकी थी। उनकी सरकार में माफियाओं पर कार्रवाई, गुंडागर्दी के खिलाफ कड़ा एक्शन जैसे कई दूसरे फैसले भी लिए गए। कानून का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, वहीं पर उतनी ही कड़ाई से इस कानून के दुरुपयोग को भी रोका जाना चाहिए। लेकिन मंदिर आंदोलन उनकी परीक्षा लेने की तैयारी कर चुका था और वो तारीख थी 6 दिसंबर 1992। जो शोर उठा 6 दिसंबर 1992 को यूपी की अयोध्या से, उसकी गूंज आज भी देश की राजनीति में सुनाई देती है। उस एक तारीख ने उत्तर प्रदेश और समूचे देश की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। दिखाएंगे सरकार के अगले एपिसोड में।